आइए एक बार पुनः स्वागत है। क्लास 8 का जो चैप्टर 3 है उसको हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ज्यामितीय आकृतियों की समझ। आप दुनिया में जितनी भी चीजें देखते हैं, चाहे जितनी भी चीजें हैं टेंजिबल जो दिखती हैं, उनका कोई ना कोई शेप होता है। ठीक है, उनका कोई ना कोई शेप होता है। ठीक है, आकार होता है उनका। ठीक है, और साइज भी होता है, लेकिन साइज की बात अभी हम नहीं करेंगे। उनका कोई ना कोई शेप होता है। तो उन सारी आकृतियों के बारे में जो हम गणितीय समझ के लिए पढ़ते हैं, उन सब का अध्ययन हम ज्यामितीय आकृतियों की समझ के अंतर्गत करते हैं। जितनी भी आकृति है, चाहे त्रिभुज है, चतुर्भुज है, वृत्त है, गोला है, बेलन है, जो भी है, काइट है, जितना है वो सब हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? ज्योमेट्रिकल शेप्स, लेकिन ज्यामितीय आकृतियों के तहत। ठीक है, तो इस अध्याय में क्वेश्चन आंसर करने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं कि ये है क्या। तो आइए सबसे पहले हम जो शुरुआत करते हैं चैप्टर 3 का, वो करते हैं पॉलीगॉन से। पॉलीगॉन मतलब बहुभुज। बहुभुज, भुजा आप ऐसे समझ सकते हैं, हाथ है। ठीक है, बहुभुज, उसका थोड़ा सा डिफिनेशन देख लीजिए। मैं वैसे ज्यादा डिफिनेशन पे बिलीव नहीं करता, बट यहाँ पर जरूरत थी। रेखाखंडों की सहायता से बनी, रेखाखंडों की सहायता से बनी सरल व बंद आकृतियां बहुभुज कहलाती हैं। कुछ चीजों को समझ लीजिए, जैसे कि इन शेप्स पर विचार कीजिए। ठीक है, अच्छा, आपको सबसे पहले समझना है कि सरल का यहां पर क्या तात्पर्य है। हमारा सरल से हमारा क्या अर्थ है? ठीक है, देखिए ये सारी आकृतियां सरल है बशर्ते इसके। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन सभी आकृतियों को आप देखें तो पता चलेगा कि ये कहीं भी, ये तो खैर अकेला है, ये भी अकेला है, लेकिन ये यदि 2 है, ये 3 है, ये पूरा गोल है, फिर भी ये कहीं एक दूसरे को काट नहीं रही है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कई लोग कहते हैं कि सरल का मतलब सीधा, बिल्कुल सीधा, ऐसा नहीं है। जब ज्योमेट्रिकल सरल की बात करते हैं तो ये भी सरल आकृति ही है। क्यों है? अगर इसका भी हमको ये निकालना हो तो इसको छोटे छोटे सीधे सीधे भाग में बदल के, जैसे कि यदि ये वृत्त है, इसको बिंदु वाइज सीधा सीधा मान के हम इसको खोल सकते हैं। ठीक है, ये आगे की कक्षाओं में आपको थोड़ा सा ये होगा डिटेल, इसको खोल सकते हैं और इसको सीधा ही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी सरल आकृति ही है, लेकिन ये सरल आकृति नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने इंटरसेक्ट किया कहीं पर एक दूसरे को। ठीक है, और बाकी कोई भी आकृति में देखिए कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है कहीं पर भी। ठीक है, तो सरल का अर्थ आप समझ गए होंगे, जो कहीं पर भी इंटरसेक्ट ना करे, काटे नहीं कहीं पर भी। जैसे इसमें देखिए यहां पर ये काट रहा है, ऐसा देखिए कहीं किसी पर भी है कि कोई काट रहा है दूसरे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सरल का। अब बंद का अर्थ समझिए। बंद, अब देखिए कि ये जो आकृति है, ये बंद है या खुला हुआ है? ये खुली हुई आकृति है। देखिए, अगर ये बंद होता तो ये बिल्कुल क्लोज्ड होता, वो तो आप समझ ही पा रहे हैं, बिल्कुल क्लोज्ड होता ये। जैसे ये बंद आकृति का उदाहरण है। ठीक है, ये बंद आकृति है, ये खुली हुई आकृति है, ये खुली हुई आकृति है, और ये बंद आकृति है। ठीक है, तो आप सबसे पहले समझ लीजिए सरल आकृति और बंद आकृति। तो रेखाखंडों की सहायता से बनी सरल व बंद आकृतियां ही बहुभुज कहलाती है। अब हम इनका स्टडी नहीं करेंगे, इसका स्टडी नहीं करेंगे, हम स्टडी करेंगे इसका, 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 ये सब का हम स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये भी है लेकिन खुली हुई आकृति है, ये भी खुली हुई आकृति है। ठीक है, ये भी खुली हुई आकृति है,
ये सब बंद आकृति है। तो जब भी हम पॉलीगॉन की बात करते हैं, थोड़ा सा हमारी बात पे ध्यान दीजिएगा, बहुभुज यानी पॉलीगॉन की जब भी बात करते हैं तो रेखाखंडों की सहायता से बनी वह आकृति जो सरल और बंद हो। सरल और बंद हो, सरल मतलब कहीं पर भी वो इंटरसेक्ट काट नहीं रहा हो, और बंद हो, क्लोज हो, कहीं से भी हवा जाने की भी जगह नहीं हो, कहीं से भी क्लोज न हो। तो याद रखिएगा इसका डेफिनेशन कि रेखाखंडों की सहायता से बनी सरल व बंद आकृतियां बहुभुज यानी कि पॉलीगॉन कहलाती है। ठीक है, यानी कि कैसी होनी चाहिए, फिर से मैं बता दे रहा हूं, सरल होनी चाहिए और बंद होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए और बंद होनी चाहिए। ठीक है, ओके। आइए हम बहुभुज के बारे में कुछ और बातें करते हैं। जैसे बहुभुज की रचना कैसे, सपोज कीजिए कि यहाँ पर 3 सरल रेखाएं हैं, ठीक है, ये 3 सरल रेखाखंड है। अब सपोज कीजिए तीली, माचिस का जो तीली है उससे अगर हमको ये बनाना पड़ता तो एक तीली को ऐसे रखते, एक तीली को ऐसे रखते और एक तीली को ऐसे रखते। अच्छा, ये दोनों को जोड़ने के लिए हमको अगर बांस का जो कमची कहता है, कमची ऐसा बनाना पड़ता तो एक कमची हम यहाँ लगाते ना, ऐसा बना के एक कमची कहाँ लगाते, यहाँ लगाते, और एक कमची कहाँ लगाते, यहाँ लगाते, है ना। यानी कि तीली ये तीली है, और कमची यानी कि दोनों रेखा को जोड़ने के लिए, यानी दोनों तीली को जोड़ने के लिए एक कमची से हम उसको क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। ठीक है, ऐसे करके मान के चलिए हमने किसका निर्माण किया, इस आकृति का निर्माण किया। तो अब बताइए कि इस आकृति के निर्माण में कितनी तीलियों की जरूरत पड़ी, बताइए। इस आकृति के निर्माण में माचिस की तीली, काठी जिसको कहते हैं, कितना लगा, इसमें कितनी तीलियां लगी। तो आप बिल्कुल कह सकते सर 3 तीलियां लगी, ठीक है, 1 2 3। अच्छा, इसमें कमची कितना लगा जो एक दूसरे को ज्वाइंट कर रहा था, तो सर यहाँ पर एक जगह ज्वाइंट लगाए हैं, यहाँ एक जगह ज्वाइंट लगाए हैं, यहाँ एक जगह ज्वाइंट लगाए हैं। अच्छा देखिए, जितनी तीलियां लगी इस आकृति में उतनी भुजाएं हैं इसमें, ठीक है, और जितनी ये ज्वाइंट लगा वो शीर्ष है। तो इसमें बताइए इस आकृति में कितने शीर्ष हैं, 3 ही शीर्ष हैं। देखिए कितना कमची लगा, ज्वाइंट का जो कमची है वो कितना लगा है, 3, ठीक है। तो भुजा भी 3, यानी कितना तीली लगा, 3 भुजा, 3 तीली लगा तो 3 भुजा। वही तीली को ही हम भुजा का यहाँ पर अब गणितीय नाम देंगे ज्यामितीय आकृति में। और कितना कमची हमको दोनों भुजा को ज्वाइंट करने के लिए लगा है, दोनों तीली को, इसमें 3 लगा है, 3 कमची, तो हम शीर्ष उसको क्या मानेंगे, शीर्ष, ठीक है। तो 3 शीर्ष, यानी कि कह सकते हैं कि ये जो आकृति हमको दिख रहा है उसमें 3 भुजाएं हैं और 3 शीर्ष हैं, ठीक है। अच्छा, इसका नाम क्या है, त्रिभुज, 3 भुजा है तो इसका नाम क्या है, त्रिभुज नाम है, ठीक है। इसका बताइए इसमें कितनी तीलियों का प्रयोग हुआ होगा, आप कह सकते हैं इसकी सर 4 तीलियों का प्रयोग होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा, इसमें कितना कमची लगा होगा, देखिए तो 1 कमची, 2 कमची, 3 कमची और 4 कमची लगा होगा इसको ज्वाइंट करने के लिए। तो इसके शीर्ष भी कितने होंगे, 4 शीर्ष होंगे। इसका नाम क्या होगा, चतुर्भुज। क्या नाम होगा, चतुर्भुज। आगे इसके बारे में हम विशेष पढ़ेंगे। इसमें बताइए कितनी तीलियां लगी होंगी, 1 2 3 4 और ये 5। तो चलिए 5, इसको ज्वाइंट करने के लिए तो देखिए यहाँ पर 1 लगा होगा, यहाँ पर 1 लगा होगा, यहाँ पर 3 4 5, यानी इसमें भी 5 लगे। इसका नाम हो गया पंचभुज। इसका नाम, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 भुजा है और उसी तरह से 6 शीर्ष भी होंगे, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया, षड्भुज। षड्भुज, 6 भुजा है। इसका देखिए कितना तीली लगा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 लगा होगा तीली। और आप इसमें ज्वाइंट भी देख लेंगे, यदि कितने ज्वाइंट हैं इसके,
वर्टेक्स, यहाँ भी तो आप साथ नहीं पाएंगे। तो क्या हो गया इसका नाम? सप्तभुज। ठीक है, इसका नाम सप्तभुज हो गया। तो आप कह सकते हैं कि जितनी भुजाएं होती है उससे उसका नाम संबंधित है। यदि n भुजा हो, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि n भुजा का वो बहुभुज है, n भुजा का बहुभुज है। ठीक है, तो आप उसको देख लीजिएगा और कुछ आगे हम चर्चा करते हैं। आइए अब इसको आगे बढ़ाते हुए चर्चा करते हैं बहुभुज के विकर्ण। विकर्ण क्या होता है थोड़ा सा समझ लीजिए, काफी मदद करेगा ये आगे। कि बहुभुज के किन्हीं दो शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड बहुभुज का विकर्ण कहलाता है। फिर से सुन लीजिए, बहुभुज के किन्हीं दो शीर्षों को, जैसे एक शीर्ष ये है, ठीक है, इसमें कितने शीर्ष है? 4 शीर्ष हैं, 2 शीर्ष, 3 शीर्ष और 4 शीर्ष। तो बहुभुज के किन्हीं दो शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड उस बहुभुज का विकर्ण कहलाता है। ठीक है, लेकिन आसन्न शीर्ष को छोड़कर, जैसे अच्छा इसी शीर्ष से हम कोई विकर्ण खींचना चाहे तो क्या हम कहां लाइन खींच सकते हैं? यहां से एक तो ये खींच सकते हैं, एक तो ये खींच सकते हैं, लेकिन ये दोनों हम खींच ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये आसन्न शीर्ष है, ठीक है, जो इसी से बने हुए हैं, तो ये दोनों हम खींच नहीं सकते हैं। इसके अलावा आप कहां खींच सकते हैं? जब यहां पर नहीं खींच सकते हैं, यहां पर नहीं खींच सकते हैं, क्योंकि ये आसन्न शीर्ष है, तो कहां खींच सकते हैं? यहां से केवल और केवल यहां खींचा जा सकता है। ठीक है, चलिए इसका हो गया काम। अब इसका देखते हैं, यहां से कहां खींचा जा सकता है? यहां से ये नहीं खींचा जा सकता है, ये नहीं खींचा जा सकता है। क्यों? क्योंकि तो इसी के आसन्न है। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि किन्हीं दो शीर्षों को मिलाने वाली रेखा, लेकिन आसन्न शीर्ष छोड़ के, तो यहां से बचता कौन है? यही। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसकी बारी खत्म, इसकी बारी। यहां से ये नहीं खींचा जा सकता है, ये नहीं खींचा जा सकता, तो बचा कौन? ये। तो ये तो ऑलरेडी खींचा हुआ है, तो हो गया। यहां से भी देख लीजिए, ये नहीं खींचा जा सकता था, ये नहीं खींचा जा सकता था, तो बचा कौन? ये कोना मिलाने वाला। ठीक है, दो शीर्ष को मिलाना है, दो कोने को मिलाना है। ठीक है, तो इससे ये खींचा जा सकता है, ये तो ऑलरेडी खींचा हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी भी बहुभुज के दो शीर्ष को मिलाने वाली रेखाखंड उस बहुभुज का विकर्ण, यानी कि इसमें ये भी विकर्ण है और ये भी विकर्ण है। क्लियर है? क्लियर है? लेकिन याद रखिएगा आसन्न शीर्ष को छोड़कर। ऐसा मत कहिएगा कि सर इससे तो ये भी खिंचा गया तो ये भी गिनती विकर्ण। नहीं, विकर्ण और आसन्न शीर्ष छोड़ के ही होता है। ठीक है, यानी इस शीर्ष को इससे मिलाया और इस शीर्ष को इससे। अच्छा आप बताइए कि ये तो खैर चतुर्भुज था, ठीक है, अब ये है पंचभुज। 1 2 3 4 5 भुजा है तो पंचभुज है। इसमें कितने विकर्ण खींचे जा सकेंगे? जैसे इसमें कितना विकर्ण था बताइए तो? इसमें 2 विकर्ण खींचे गए। कितने विकर्ण? 2 विकर्ण। इसमें बताइए कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं? चलिए ट्राई करते हैं। यहाँ पर शीर्ष ये है, आपको तो शीर्ष का अंदाजा हो जाना चाहिए। ये शीर्ष है, ये शीर्ष है, ये शीर्ष है। जहां पर भी 2 सरल रेखाएं बेंड होती हैं, ठीक है, वहां पर ये शीर्ष है। चलिए किससे शुरू करें? इससे शुरू करते हैं। इसमें ये नहीं खींच सकते हैं और ये नहीं खींच सकते हैं। चलिए तो इससे ये खींच तो सकते हैं, एक ही का पहले विचार करेंगे। इससे फिर कहां? यहां खींच सकते हैं। ठीक है, अब कहीं खींच सकते हैं इससे एक ये खींचा हमने, एक ये खींचा। अब ये तो खींच नहीं सकते हैं, ये खींच नहीं सकते हैं, ये तो हो ही गया। चलिए इस पॉइंट का काम करते हैं। अब इस पॉइंट से देखिए, ये नहीं खींच सकते हैं, ये नहीं खींच सकते हैं, लेकिन ठीक है ये तो खींच सकते हैं।
ये खींच सकते हैं। और बताइए कौन खींच सकते हैं? ये तो खींच सकते हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट का भी तो लगभग काम खत्म हो गया। अब इससे कोई और खींचा नहीं जा सकता है। अब इस पॉइंट पर आइए, इससे ये नहीं खींच सकते हैं, ये नहीं खींच सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये देखिए शीर्ष इसके हैं, आसन्न शीर्ष। ये खींच सकते थे तो ये तो हो गया। अब बताइए कि ये बचा इसका। ठीक है, अब हो गया, इसका भी काम खत्म। इससे ये नहीं, इससे ये खींचा जा सकता था और ये खींचा जा सकता था, ये ऑटोमेटिक हो गया। इससे ये नहीं खींचा जा सकता, ये नहीं खींचा जा सकता। ठीक है, तो अब बचा कौन? ये और ये, तो ये दोनों तो हो ही गया। तो कहने का मतलब क्या कि इस पंचभुज में कितने विकर्ण हैं? 1 2 3 4 5। इस पंचभुज में कितने विकर्ण हैं? 5 विकर्ण हैं। देखिए, अब ऐसा मत आप आइडिया लगाने लगिएगा कि 5 भुजा है तो 5 विकर्ण हो गए, ऐसा कुछ नहीं था। देखिए, यहाँ पे 4 भुजा था तो 2 ही विकर्ण था। ठीक है, ये आइडिया मत लगाइएगा। अब ये है षडभुज है, 6 भुजाओं वाला बहुभुज है। इसमें कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं? सबसे पहले आप इस वीडियो को रोक के एक षडभुज बना के, 6 भुजा वाला पॉलीगॉन बना के आप स्वयं से विकर्ण खींचने का प्रयास कीजिएगा, फिर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, कि इसमें कितने विकर्ण हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए ट्राई हम करते हैं। चलिए पहले इसको मान लेते हैं। तो इससे ये नहीं, इससे ये खींचा जा सकता है। 1 2, फिर इससे ये भी खींचा जा सकता है 3। चलिए 3 तो हो गया, क्योंकि अब इससे न ये खींचा जा सकता है न ये खींचा जा सकता है, तो बचा कौन? ये बचा था इसके लिए। ठीक है, तो नहीं खींचा जा सकता। अच्छा, इसके लिए, इस शीर्ष के लिए न ये खींचा जा सकता है न ये खींचा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये आसन्न शीर्ष है। तो बचा कौन? ये। ठीक है, तो देखिए फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। ठीक है, इसके विकर्ण ये हो गया। चलिए इससे आइए, इससे ना ये खींचा जा सकता है या ना ये खींचा जा सकता है, तो बचा कौन? ये। ठीक है, तो ये तो खींचा हुआ है ही, बचा कौन? ये और ये। ठीक है, अब बताइए, इससे न ये खींचा जा सकता है न ये, बचा कौन? ये। तो ये तो खींचा ही हुआ है और ये खींचा ही हुआ है ऑलरेडी, बचा कौन? ये। इस शीर्ष से ये और ये खींचा नहीं जा सकता है, बचा ये। देखिए, ये भी खींचा हुआ है, ये भी खींचा हुआ है, ये भी ऑटोमेटिक अब हो गया। तो बताइए कि विकर्णों की संख्या कितनी हुई? देखिए, 1 2 3 हो गया, 4। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 7 8 9, यानी कुल कितने विकर्ण हो गए? लगभग 9 विकर्ण हो गया। ठीक है, 9। आप ऐसे ही करके ट्राई कीजिएगा, एक सप्तभुज बना लीजिएगा। आपका होमवर्क रहा कि सप्तभुज बना के आप उसमें विकर्ण खींचने का प्रयास कीजिएगा कि कितने विकर्ण हुए। ठीक है, चलिए इसको अगर आप समझना चाह रहे हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। आइए अब पॉलीगॉन के जो भी टाइप्स होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन, यानी बहुभुज के प्रकार पर चर्चा करते हैं। थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए देखिए, उत्तल बहुभुज में क्या होता है कि जितने भी विकर्ण इस बहुभुज के पर खींचे जाएंगे वो सब इसके अंदर ही होंगे। जैसे जितने भी विकर्ण खींचे जाए, अभी हमने विकर्ण खींचना आपको बताया है, इसके जितने भी विकर्ण होंगे कहाँ होंगे? ठीक है, इसके अंदर होंगे। क्लियर? लेकिन अवतल बहुभुज में क्या होता है कि इसका, देखिए, इसका अगर खींचा जाए तो एक जो विकर्ण है वो क्या हो जाएगा? बाहर, क्योंकि इसको मिलाएगा।
तो उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज में एक ही अंतर है कि उत्तल बहुभुज में उस बहुभुज के अंदर ही सारे विकर्ण खींचे जाएंगे, लेकिन अवतल बहुभुज में हो सकता है कि कोई विकर्ण उसके बाहर भी खींचा जाए। कुल मिला के यदि आपको हिट एंड ट्रायल करना है सिंपली, तो इसमें कहीं ना कहीं पार्ट धंसा हुआ होता है, ठीक है, पार्ट धंसा हुआ होता है, तभी तो बाहर कोई विकर्ण खिंचाएगा। तो पहचान सकते हैं आपको सिर्फ पहचानने के लिए दिया जाएगा कि कौन सा उत्तल बहुभुज है और कौन सा अवतल बहुभुज है। तो ध्यान रखिएगा, ये सब उत्तल बहुभुज है और ये जो अंदर पार्ट धंस गया यानी इसका कोई ना कोई विकर्ण क्या होगा, बाहर होगा, तो वो क्या हो जाएगा, अवतल बहुभुज। ये तो एक टाइप से बहुभुज के प्रकार हुए। एक और टाइप में इसका कैटेगराइजेशन किया गया है, इसका बंटवारा किया गया है, वो है सम बहुभुज और विषम बहुभुज। देखिए सम बहुभुज में क्या होता है कि जिस बहुभुज का सभी भुजा तथा सभी अंतःकोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सम बहुभुज सीधा समझ लीजिए कि जिसकी सभी भुजा और सभी अंतःकोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे आप ले लीजिए समबाहु त्रिभुज को, आप सपोज कीजिए कि ये समबाहु त्रिभुज है। क्या है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब बाहु मतलब भुजा, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, तो भुजा तो बराबर हो ही गया और इसके कोण भी क्या होंगे, सभी बराबर होते हैं, ठीक है, 60 60 60, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे हम, सम बहुभुज कहेंगे, ठीक है। एक और ले लीजिए आप वर्ग, इसके भी क्या है, सभी भुजाएं बराबर है, इसके बराबर, ये सभी भुजाएं आपस में बराबर है और सभी कोण क्या है, 90 है, अंतःकोण जो भी है, तो क्या है, सभी भुजा तथा सभी अंतःकोण क्या होने चाहिए, बराबर ही होने चाहिए, तभी उसको क्या कहेंगे, समबाहुभुज कहेंगे, नहीं तो वो समबाहुभुज नहीं होगा। और जो समबाहुभुज नहीं है वो क्या है, विषम बहुभुज है। जैसे देख लीजिए आयत विषम बहुभुज का उदाहरण है। क्यों, देखिए इसमें कोण तो चारों समकोण है, लेकिन चारों भुजाएं तो बराबर नहीं है, तो एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, विषम बहुभुज हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा कि समबाहुभुज में ज्यादातर समबाहु त्रिभुज और वर्ग आता है। कौन आता है, वर्ग आता है, ठीक है। चूंकि इसके क्या होते हैं, सभी भुजाएं और सभी अंतःकोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। और जो समबाहुभुज नहीं है वो सब क्या है, विषम बहुभुज है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए अब हम सीखते हैं कि बहुभुज के अंतःकोणों की मापों का योग क्या होता है। देखिए अंतःकोण का अर्थ होता है, जैसे ये एक बहुभुज है जिसका नाम क्या है, त्रिभुज। इसका अंतःकोण कौन है, ये एक अंतःकोण है, ये है और ये है, यानी 3 अंतःकोण है इसमें। तो हमारा जो टॉपिक है वो है बहुभुज के अंतःकोणों की मापों का योग, यानी अंतःकोण का योग टोटल कितना होता है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। यानी कि भुजाओं की संख्या क्या है, n बराबर, n मान के चलिए भुजा है, तो भुजाओं की संख्या, तो भुजा कितनी है, 3, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब देखिए चतुर्भुज, अब देखिए सबको हम बेस मानेंगे त्रिभुज को ही बेस मान के हम सबको ये करेंगे। अब चतुर्भुज में देखिए यदि एक विकर्ण खींचा जाए ऐसे, तो इस विकर्ण ने क्या किया कि इस चतुर्भुज को 2 भागों में बांट दिया और इसमें एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है, ठीक है। तो 2 त्रिभुज है, तो 2 त्रिभुज है, तो एक त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, जैसे इसका कितना होता है, 180 डिग्री, क्योंकि एक त्रिभुज के वो तो एक साथ है जो हम हल करेंगे, ठीक है, बाद में। तो एक त्रिभुज के अंतःकोणों का योग होता है 180 डिग्री। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अभी समझ लीजिए, बस मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें कितने त्रिभुज हो गए, अगर एक विकर्ण लिया गया तो इसमें कितने त्रिभुज हो गए, 2 त्रिभुज, एक ये और एक ये। इसको नॉमिनेट भी कर सकते हैं, नाम भी डाल सकते हैं, लेकिन छोड़िए। तो 2 त्रिभुज, तो 180 गुणे 2, यानी कि 2 त्रिभुज है, तो 180 गुणे यानी कि कितना हो गया,
360 डिग्री। चलिए अब ये पंचभुज है, क्या है? पंचभुज है। अब इस पर किसी एक शीर्ष से, किसी एक ही शीर्ष से, यानी ये नहीं कि जब सब शीर्ष से विकर्ण डालने लगिएगा, किसी एक शीर्ष से हमको विकर्ण डालना है। तो सपोज कीजिए ये है और ये है। अब इसने क्या करा कि इसको कितने त्रिभुज में बांट दिया। देखिए एक त्रिभुज ये हो गया, ठीक है, एक त्रिभुज ये और ये रेखाओं से मिलकर बन गया दूसरा त्रिभुज, और एक त्रिभुज इससे, यानी कि इसको हमने क्या किया, 3 त्रिभुज में बांट दिया। ठीक है, एक ही शीर्ष से आपको विकर्ण लेना है। अब ऐसा मत कि ये भी ले लीजिएगा, ये भी ले लीजिएगा, ठीक है, आपको एक ही शीर्ष से जितने भी विकर्ण संभव लिए जा सकते हो उतने विकर्ण ले लीजिएगा। इसमें कितने त्रिभुज हो गए? 3 त्रिभुज। तो इसको क्या करेंगे, 180 गुने 3, 18 तिया 54, यानी कि 540 डिग्री। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यदि 180 डिग्री होता है तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। और पंचभुज के पांचों कोण का योग कितना होता है? 540 डिग्री। ठीक है, देखिए अब इसको यदि आगे बढ़ाते चलिएगा तो एक पैटर्न आएगा। देखिए इसमें कितनी भुजाएं थी? 3। ठीक है, तो इसके लिए एक पैटर्न आ गया कि यदि हमको अंतःकोण का योग निकालना हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, n-2 गुने 180 डिग्री। आप लिख सकते हैं कि बहुभुज के अंतःकोणों की मापों का योग क्या होता है? n-2 गुने 180। n क्या होता है? जहां n भुजाओं की संख्या है, भुजाओं की क्या है? संख्या, नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, भुजाओं की संख्या है। जैसे त्रिभुज में कितनी भुजाएं थी? त्रिभुज में 3 भुजाएं थी, तो उसके अंतःकोणों का योग कितना होगा? 3, इस फार्मूला में लगाते हैं, 3 - 2 गुने 180 डिग्री, यानी कि 3 में से 2 गया 1 गुने 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री ही रहेंगे। ठीक है, अगर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग निकालना है तो n बराबर चतुर्भुज में क्या होगा? कितनी भुजाएं हैं? 4 भुजाएं, तो n बराबर 4। तो देखिए इसका, तो 4 - 2 गुने 180 डिग्री, 4 में से 2 गया 2 गुने 180 डिग्री, यानी कि कितना? 360 डिग्री। पंचभुज में 5 - 2 यानी n-2 सब में कर देना है, गुने 180 डिग्री, यानी कि 3 गुने 180 डिग्री, यानी कि 540 डिग्री। इसी प्रकार यदि कोई आपसे प्रश्न कर दे कि अष्टभुज के अंतःकोणों का योग कितना होगा, तो आप क्या बताएंगे? अष्टभुज नाम से ही स्पष्ट है, इसमें n बराबर क्या होगा? 8 भुजाएं हैं, तो 8 माइनस क्या करना है? 2, और गुना किससे कर देना है? 180 से। 8 में से 2 गया 6 गुने 180, 18 6 का 78 से, यानी 280 डिग्री। ठीक है, ये हो गया अष्टभुज के अंतःकोणों का योग। यानी कि आपको किसी भी बहुभुज पॉलीगॉन के अंतःकोण यानी अंदर, बाहरी कोण नहीं, इसमें बाहरी कोण भी होते हैं, ठीक है, वो हम आएंगे चर्चा में। ठीक है, बाह्य कोण पर चर्चा नहीं, अभी अंतःकोण जो अंदर है, घेरे के अंदर कोण जो है, ठीक है, तो उसके संपूर्ण कोणों का योग यानी कोण की मापों का योग कितना होगा? n-2 गुने 180। ठीक है, तो इसको आप समझ लीजिएगा, और आप सप्तभुज के लिए, नवभुज के लिए, 10 भुज के लिए, ये सब के लिए आप निकालिए। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आइए देखते हैं अब कि बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग क्या होता है। अभी अभी हमने देखा कि बहुभुज के अंतःकोण का, अब देखते हैं बहुभुज के बाह्य कोण का। ठीक है, देखिए बहुभुज, जैसे कि अगर कोई पंचभुज ले लेते हैं, इसका बाह्य कोण क्या होगा? देखिए अंतःकोण तो ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है,
ठीक है। लेकिन इसका बाह्य कोण क्या होगा, देखिए इसको यदि आगे बढ़ाया जाए तो ये एक बाह्य कोण बन जाएगा, इसको यदि आगे बढ़ाया जाए तो ये एक बाह्य कोण बन जाएगा, इसको यदि आगे बढ़ाया जाए तो ये एक बाह्य कोण बन जाएगा, इसको यदि आगे बढ़ाया जाए तो ये एक बाह्य कोण बन जाएगा, और इसको यदि आगे बढ़ाया जाए तो ये एक बाह्य कोण। ठीक है, ऐसा हमने ये किया है। तो ये बताइए कि जितने बाह्य कोण है उनकी मापों का योग क्या होगा। देखिए इसके लिए ये है कि फिक्स है, आप लिख भी सकते हैं कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग 360 डिग्री होता। आप इसको याद रख लीजिएगा, चाहे कोई भी बहुभुज हो, अगर त्रिभुज ही है, सपोज कीजिए त्रिभुज ही है, इसलिए मान के चलिए ये इसका बाह्य ये और ये हो गया इसका बाह्य कोण, ये इसका बाह्य कोण और ये इसका बाह्य कोण, सॉरी इसका ये भी हो सकता है, यानी कि इसका बाह्य कोण का क्या हो जाएगा 360 डिग्री हो, चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षडभुज हो, सप्तभुज हो, अष्टभुज हो, नवभुज हो, दशभुज हो, कुछ भी हो, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग कितना होता है 360 डिग्री। अच्छा इसके वैसे इसका साथ है, लेकिन आप इसको ऐसे समझिए सिंपल में, आपके क्लास में नहीं पढ़ना है इसलिए हम थोड़ा सिंपल में। देखिए ये जो रेखा है देखिए एक रोटेशन में है, जैसे ये लग रहा है घूम रहा है, जैसे देखिए ये घूमा, ये घूमा, ये घूमा, ये घूमा, फिर यहाँ आ गया। ठीक है, यानी कि क्या होता है कि बाह्य जो भी बाह्य कोण होते हैं वो रोटेट होकर एक तरह से वृत्त का ही निर्माण करते हैं। देखिए ये भी रोटेट हुआ, ऐसे ऐसे आया, ठीक है, फिर ऐसे, यानी कि क्या हो रहा है एक चक्रीय व्यवस्था में जा रहा है। ठीक है, जो भी बाह्य कोण बनता है, तो हम जानते हैं कि किसी भी वृत्त के केंद्र पर बना हुआ कोण कितना होता है 360 डिग्री होता है। इसीलिए याद रखिएगा कि ये फिक्स है कि बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का जो योग होगा उसकी माप का वो सब क्या होगा 360 ही होगा। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि मानिए कि किसी बहुभुज समबहुभुज कर देते हैं, किसी समबहुभुज का एक बाह्य कोण 60 डिग्री है, तो वह कौन सा बहुभुज है, निकालिए। ठीक है, अब किसी समबहुभुज का एक बाह्य कोण कितना है 60 डिग्री है। समबहुभुज इसलिए हमने लिखा कि इसमें समान सभी भुजाओं की माप क्या होगी, सभी कोण की माप क्या होगी 60 डिग्री की होगी। ठीक है, अब हम जानते हैं कि किसी भी बहुभुज के बाह्य सभी कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। हल में आप लिख सकते हैं कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग बराबर 360 डिग्री। एक कोण दिया हुआ है, एक कोण बराबर 60 डिग्री, और चूंकि ये समबहुभुज है, ठीक है, तो भुजाओं की संख्या, कुल भुजाओं की संख्या निकालें, कितनी भुजाएं उस पॉलीगॉन में है, तो भुजाओं की संख्या 360/60, कितनी भुजाओं की संख्या कितनी है 6, यानी 6 भुजाओं वाला वो बहुभुज है। तो 6 भुजाओं वाला बहुभुज किसको कहते हैं, अतः 6 भुजाओं वाला
बहुभुज षड्भुज होता है। आपको मोटा मोटी ये समझना है कि बहुभुज चाहे कोई भी हो, त्रिभुज चतुर्भुज कोई भी हो, उसका बाह्य कोणों की मापों का योग सदैव 360 होता है, सदैव 360। अंतः कोण का माप आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन बाह्य अंतः कोण में क्या लगाएंगे, n-2 गुने 180 डिग्री अंतः कोण में, और बाह्य कोण में बस आंख बंद करके भी 360 ही होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो आप जो भी अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स है, यानी ज्यामितीय आकृतियों की समझ, अध्याय 3, उसमें आप मोटा मोटी समझिए कि पॉलीगॉन क्या होता है, पॉलीगॉन का क्या सरल, उसमें सरल और बंद शब्द का प्रयोग होता है, उसके डिफिनीशन में उसका क्या अर्थ है, फिर उसके बाद उसका प्रकार क्या होता है, ठीक है। और प्रकार में आपको है सम बहुभुज, विषम बहुभुज, उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज, ठीक है। फिर है बहुभुज के अंतः कोणों की मापों का योग और बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग, फिर बहुभुज का डेफिनेशन सबसे पहले बताया गया। तो वो सब आप ध्यान रखिएगा और एक बार बहुत अच्छे से अध्ययन कीजिएगा और वीडियो को दो बार तो कम से कम जरूर देखिएगा, ठीक है। उम्मीद है आप ऐसा ही करेंगे। और परिचय सत्र इसी के साथ चैप्टर 3.1 का जो एक परिचय होता है वो हो गया है, ठीक है। अब हम 3.1 के प्रश्नों को अगले वीडियो में हल करेंगे। धन्यवाद।